मोहनलाल बड़ौली ने संभाल लिया है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का पदभार। जी हां, रोहतक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बाकायदा इस कार्यक्रम का वहां आयोजन हुआ। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला और ये जिम्मेदारी दी गई है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी देखने को मिली और ये जिम्मेदारी सौंपी गई प्रदेश अध्यक्ष की मोहनलाल बड़ौली को। उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का पदभार आज संभाल लिया है। इसी कार्यक्रम से जुड़ी हुई ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। रोहतक में पूरा का पूरा कार्यक्रम रखा गया था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम वहां पर रखा गया था और सीएम नायब सिंह सैनी ने ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मोहनलाल बड़ौली को ये जिम्मेदारी सौंपी। अब वो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पूरे हरियाणा में आगामी लक्ष्य जो रखे गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसे अचीव करने में कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जी तोड़ मेहनत करेंगे। शिखा शर्मा चंडीगढ़ से हमारे साथ हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। शिखा, क्या कुछ चुनौतियां रहने वाली है मोहनलाल के सामने? बतौर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पदभार ग्रहण कर लिया है उन्होंने आज से। जी देखिए, सबसे पहले चुनौती ये है कि वो कार्यकर्ता जो पार्टी से नाराज चल रहे थे कुछ कारणों के चलते हो, उन कार्यकर्ताओं में वो जो नाराजगी है उसको खत्म किया जाए और उनको दोबारा पार्टी के जो विश्वास जो है उनके अंदर वो विश्वास जो है वो दोबारा बनाया जाए। कि हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ा रोल जो है वो रहा और ये खुद बात जो है वो अमित शाह ने और जो हरियाणा के नए सीएम बने हैं उन्होंने भी ये बात मानी है कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जो नाराज चल रहे थे उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव पे जो है वो बहुत असर पड़ा था। तो अब वो हर कार्यकर्ता जो इस समय पार्टी से नाराज चल रहा है उसको मनाने की जिम्मेदारी जो इस समय मोहनलाल बड़ौली पे है और वो हर वर्ग जो इस समय पार्टी से नाराज चल रहा है कहीं ना कहीं उसको भी साधना इस समय मोहनलाल बड़ौली के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि उस हर वर्ग के पास जाए, हर उस कमी को जाने जिसकी वजह से जनता जो है वो पार्टी से नाराज चल रही है और उन कमियों को पूरा करे। रोहतक में शिखा ये पूरा कार्यक्रम रखा गया था जहां उन्होंने ये पदभार संभाला। ऐसे में कार्यकर्ताओं ने दिलो दिमाग से एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, क्योंकि देखिए जब तक ऊपरी किसी भी नेता की एक्सेप्टेंस नीचे कार्यकर्ताओं में बूथ लेवल तक नहीं होती है तब तक काफी हद तक उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और अगर एक्सेप्टेंस हो जाती है, उनका स्वीकार कर लिया जाता है, तब जाकर पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरा जाता है, फिर कोई नहीं हरा पाता है। ये अमूमन देखने को मिला है। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आई थी? जी देखिए, जब जिस दिन ये अनाउंसमेंट की गई थी कि मोहनलाल बड़ौली जो है उनको हरियाणा का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, जिस तरह से जितने भी कार्यकर्ता है उनके जो रिव्यूज आ रहे थे, उनकी खुशी थी, वो देखने लायक थी। कहीं ना कहीं मतलब ये माना जा रहा था कि जनता ने जो कार्यकर्ताओं ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि मोहनलाल बड़ौली जो है हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। जिस तरह से जब नए सीएम का ऐलान हुआ था तब भी जनता के अंदर, कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत खुशी थी। उसी तरह मोहनलाल बड़ौली के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भी कार्यकर्ताओं में जो जोश दिखा, कहने का सबूत है कि अगर कोई नाराजगी चल भी रही थी या उनको लग रहा था कि कोई अगर ऐसा बंदा है जो हमारी बात कर सकता है या हमारे काम करवा सकता है या हमारी नाराजगी जो है वो दूर करवा सकता है, वो मोहनलाल बड़ौली जो है उनमें से एक है। शायद इसीलिए सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा थोड़ा टाइम लिया गया इस फैसला लेने पर फैसला जो है वो कार्यकर्ताओं के हक का निकल के आया। शायद इसीलिए इतना जोश और उत्साह जो है वो कार्यकर्ताओं में देखने को मिला। जिस तरह से आज कार्यकर्ता जो है वो अच्छी संख्या में उनके पद ग्रहण समारोह में पहुंचे हैं और जिस जोश के साथ कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, ये पद दिलाते समय कार्यकर्ता तो जोश में नजर आ रहे हैं। लेकिन मोहनलाल बड़ौली ने क्या कहा, किन लक्ष्यों के साथ अब वो इस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए आगे बढ़ेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मोहनलाल बड़ौली जो है वो राय से विधायक भी है, लोकसभा चुनाव भी उन्होंने लड़े थे और बेशक चुनाव का रिजल्ट जो था वो उनके फेवर में नहीं आया था, पर उनको ये कहना है कि हम और उस वर्ग के पास जाएंगे जो समय पार्टी से नाराज है। वो अलग बात है कि नाराजगी जो है वो जनता और पार्टी के बीच में चलती रहती है, पर जो भी नाराजगी है उसको खत्म किया जाएगा और इस समय पार्टी का एक ही लक्ष्य है कि हर वर्ग के लिए काम करना है और पार्टी जो है वो कभी भी मतभेद के साथ काम नहीं करती है। पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है वो अच्छे से पूरा करेंगे और उन्हें पूरा विश्वास है कि तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार जो है बनेगी और पूरी बहुमत के साथ ये सरकार जो है बनेगी और उन्हें किसी भी तरह के गठबंधन की जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। इस पूरी बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। बढ़ते आगे। सोनीपत के गांव भैरा बांकीपुर में सीएम नायब सिंह सैनी ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया।
इसके साथ ही उन्होंने 112 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। सीएम सैनी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी इस दौरान किया और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और खेल मंत्री संजय सिंह की मौजूदगी भी इस दौरान वहां कार्यक्रम में देखने को मिली। वहीं अंबाला में राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। राहगिरी कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी ने खुद साइकिल चलाई, लोगों को जागरूक करने का काम किया, उनसे भी अपील की कि ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दौरान राज्य मंत्री असीम गोयल भी उपस्थित दिखाई दिए। सीएम सैनी ने 23 विभागों की प्रदर्शनियों का वहां निरीक्षण किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने कहा, बच्चों ने अपनी अपनी कला का वहां प्रदर्शन किया। पौधारोपण किया जा रहा है ताकि पर्यावरण को सुरक्षित किया जा सके। पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे को लोगों को समझाया जा सके, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं बधाई देना चाहूँगा अंबाला के निवासियों को, हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक, हरियाणा सरकार के मंत्री असीम गोयल जी और हमारे पुलिस प्रशासन के अधिकारी और हमारे प्रशासनिक अधिकारी, पंचायत विभाग के अधिकारी और सभी विभागों ने जो अलग अलग, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, चाहे हमारे युवा साथी हैं, उन्होंने भी अपनी प्रतिभा का लगभग 23 आइटमें ऐसी थी, उनका यहाँ पर प्रदर्शन किया है राहगिरी कार्यक्रम में, क्योंकि एकता और प्रेम की भावना झलकती है। वहीं पूर्व गृह मंत्री अनिल विज फरीदाबाद में पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के आवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा, इंदिरा गांधी के वंशजों को संविधान की किताब उठाने की हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए। अनिल विज ने उपचुनाव में कांग्रेस की जीत को लेकर कहा, अलग अलग तरह के मुद्दे होते हैं, लेकिन तीसरी बार भी राज्य में डंके की चोट पर बीजेपी की ही सरकार बनने जा रही है, ये दावा करते नजर आए। चुनाव लड़ना राजनीतिक पार्टियों का लगातार काम होता है। लगातार चुनाव होते हैं, कभी लोकल बॉडीज के होते हैं, कभी पंचायत के होते हैं, कभी एमएलए के होते हैं, कभी एमपी के होते हैं, और टिकट वितरण इसका एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। और हमारी पार्टी में कई लेवल पर स्कैनिंग करके करते हैं, तो अब भी पूरी तरह से ठीक चल पड़ेंगे, ठीक कैंडिडेट लेकर। नहीं, आप ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी ने, इंदिरा गांधी ने 1975 में सारे मौलिक अधिकारों को रद्द करके मीडिया पर प्रतिबंध लगाकर, उस वक्त अखबार में खबरें एसएचओ तय करता था कौन सी लगेंगी, एडिटर तय नहीं करता था, करके लाखों लोगों को जेलों में डाल दिया। और आज ये संविधान की किताब उठा के घूमते हैं। कम से कम इंदिरा गांधी के वंशज को तो संविधान उठाने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, और कांग्रेस पार्टी के लोग, क्योंकि ये सब पार्टियां उसमें। और मैं एक बात और कहता हूं कि इनके इमरजेंसी लगाने वाले जो बीज हैं, इनके खत्म नहीं हुए हैं, आज भी जिंदा है, सिर्फ मौके की तलाश में है कि अगर इनको कभी मौका मिला तो ये दोबारा उससे भी ज्यादा कर सकते हैं। धारा 356 का कितना दुरुपयोग हुआ, कांग्रेस के राज में हुआ था, तो इनको संविधान की तो बात करने की इनकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। फरीदाबाद में आपके वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा आप नेता रविंद्र फौजदार के कार्यालय पहुंचे। उन्होंने मीडिया होते हुए राज्य की कानून व्यवस्था किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में भय का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, पुलिस सरेआम एनकाउंटर कर रही है। उन्होंने चुनाव को लेकर भी कहा कि लोकसभा में बीजेपी को हाफ कर दिया है और विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी को हम पूरी तरह से साफ कर देंगे। ये पूरे प्रदेश के अंदर आज के दिन आतंक का माहौल है, भय का माहौल है। गुंडे खुलेआम फायरिंग करते हैं, फिरौती मांगते हैं, पुलिस सरेआम एनकाउंटर कर रही है और एजेंसी छापेमारी कर रही है।
एक ऐसा भय का माहौल, आतंक का माहौल हरियाणा में पैदा करने की कोशिश की जा रही है चुनाव से ठीक पहले, जिसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव में कर सके। पहले गुंडाराज बनने दिया गया पूरे हरियाणा के अंदर, फिरौती गैंग्स को एक्टिव होने दिया गया हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसके बाद जब लोग त्राही त्राही करने लगे, लोगों ने कहा कुछ भी करके इस आतंक को ख़त्म करना है, तो फिर पुलिस को खुली छूट देने का बहाना बनाया गया है। लोकसभा चुनाव में लोगों ने इंडिकेशन दिया है, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हाफ कर दिया हरियाणा के अंदर, विधानसभा चुनाव में साफ कर देगा। नफरत करने लगे हैं हरियाणा के लोग भारतीय जनता पार्टी से। ना वो हमको एक सुरक्षित प्रदेश दे पाए, ना हमारे युवाओं को रोजगार दे पाए। पीपीपी, परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर प्रदेश के एक एक परिवार, एक एक व्यक्ति को परेशान किया, दुखी किया। वहीं महेंद्रगढ़ में आपके प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर मनीष यादव ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने जिला मुख्यालय, आईएमटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय में मेडिकल कॉलेज और खेल स्टेडियम समेत कई मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कई सामाजिक संगठनों ने बार बार ये मुद्दे उठाए हैं, लेकिन अभी तक इन मुद्दों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। केंद्र सरकार और राज्य सरकार बार बार महेंद्रगढ़ क्षेत्र की अनदेखी कर रही है। जो भारतीय जनता पार्टी ने महेंद्रगढ़ की जनता से वादे किए, पिछले 10 साल में जो राज्य की सरकार ने वादे किए, एक बार याद दिलाना चाहेंगे केंद्रीय मंत्री जी को कि हमने आपके वादों को ध्यान में रखते हुए महेंद्रगढ़ ने जिस तरह पूरा सहयोग दिया है, उसके बावजूद भी ओबीसी समाज को और ओबीसी समाज के साथ साथ चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे वो SC ST समाज हो, चाहे वो जनरल समाज हो, सभी ने पूरा साथ सहयोग दिया। लेकिन आपकी तरफ से ना तो ओबीसी समाज का भला हुआ, जिसका आप सम्मान बढ़ाने के लिए या जिनके साथ आप सम्मेलन करने आ रहे हैं, ना तो जनरल समाज को, ना आपने SC ST को, पिछड़े वर्ग को किसी तरह का भी जो वादा किया उसको आपने पूरा किया। वहीं गुरुग्राम में हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने कई आपराधिक मामलों में आरोपी कुख्यात अपराधी राकेश उर्फ काला खैरमपुरिया को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक 2020 में पैरोल पर रिहा होने के बाद से वो कानून प्रवर्तन एजेंसियों से बच रहा था, फर्जी तरीके से हासिल किए गए पासपोर्ट का इस्तेमाल कर रहा था। राकेश 2023 की शुरुआत में फर्जी पासपोर्ट के आधार पर देश से भाग भी गया था और विदेश से अपने आपराधिक गिरोह का संचालन कर रहा था। ये स्थानीय गिरोह के साथ गठजोड़ करता था, हिंसक वारदातों को अंजाम दिलवाता था। उसके हिमांशु भाऊ गैंग और नीरज फरीदपुरिया गैंग जैसे कुख्यात आपराधिक समूहों के साथ संबंध थे। हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने कुख्यात अपराधी राकेश उर्फ काला खैरमपुरिया की सफल गिरफ्तारी के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। राकेश, जिसे काला खैरमपुरिया के नाम से भी जाना जाता है, एक गंभीर और हिंसक अपराधों में व्यापक रूप में शामिल था और सन 2020 में पैरोल पर रिहा होने के उपरांत भगोड़ा होकर पुलिस की गिरफ्त से बच रहा था। इस दौरान उसने भारत में रहते हुए और बाद में विदेशों जैसे UAE, आर्मेनिया और थाईलैंड जैसे देशों में रहकर भारत में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देना जारी रखा। राकेश का आपराधिक रिकॉर्ड सन 2014 से शुरू हुआ और उसके ऊपर डकैती, लूट, हत्या और अवैध हथियार रखने जैसे अपराधों के लिए उपयोग अंकित किए गए। अंततः उसे 2015 में पुलिस थाना बादरा, जिला हनुमानगढ़ में एक मर्डर के केस में 2018 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 2020 तक सजा काटने के बाद उसे पैरोल पर रिहा किया गया। प्रमुख घटनाओं में दिसंबर 2023 में जिला सोनीपत के गांव में एक सरपंच की हत्या, इस साल जनवरी में गोहाना के एक प्रसिद्ध मिठाई की दुकान पर फायरिंग, मूर्थल के एक ढाबे पर दिन दिहाड़े हत्या और पिछले महीने दिल्ली के राजौरी गार्डन में एक बर्गर किंग नाम के आउटलेट पर निर्ममता से एक व्यक्ति की हत्या में मुख्य भूमिका निभाई। वहीं महेंद्रगढ़ के सुरजननाव गांव के पास भीषण सड़क हादसा सामने आया है। यहां पर NH 152 पर बेकाबू गाड़ी ने आगे चल रहे ट्रक को जबरदस्त टक्कर मार दी और इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई, एक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। घायल को प्राथमिक उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक सभी लोग अजमेर से जालंधर की तरफ जा रहे थे। जालंधर की तरफ जाते समय ही ये हादसा हुआ। कहा जा रहा है कि ड्राइवर को दरअसल अचानक से नींद की झपकी आने की वजह से यह हादसा हुआ है। इस घटना के बाद ट्रक को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। हालांकि ड्राइवर अभी फरार है।
तो देखिए कितना ज़बरदस्त ये हादसा, कितनी ज़बरदस्त ये टक्कर रही होगी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाड़ी आगे से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद इस हादसे में 3 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल है, जिसे उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। फिलहाल शुरुआती तौर पर जांच में ये बात सामने आई है कि ड्राइवर को झपकी आने की वजह से यह हादसा हुआ। NH 152D पर भीषण हादसे की जानकारी। हमें सुबह 4 बजे सूचना मिली थी कि एक ट्रक और स्कॉर्पियो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें हम 152D पर पहुंचे, जिसमें 4 व्यक्ति थे। उनको एम्बुलेंस से सरकारी अस्पताल महेंद्रगढ़ पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर साहब ने 3 को डेड घोषित कर दिया और एक को PGIMS रोहतक का रेफर कर दिया। परिजन आने के बाद जैसी कि कार्रवाई होगी वो होगी। 4 लोग आए थे रात में, जिनमें से एक घायल है, 3 मृत आए थे। इनमें से एक का नाम विजेंद्र है, जो ठीक अवस्था में था, उसको PGI रोहतक रेफर कर दिया गया है। बाकी 2 अननोन थे और एक के वॉलेट निकला है जेब में से, जिसमें नायाब सलमानी उसका नाम आया है। तो वो तीनों मृत घोषित हुए हैं। उनकी बॉडी को मोर्चरी में रखवा दिया गया और एक को प्राथमिक उपचार के बाद PGI रोहतक रेफर कर दिया गया। ये 152D पे हुआ है, अपने महेंद्रगढ़ वाले घर से 2 किलोमीटर पहले के। वहीं पानीपत में सरेआम एक युवक को गोली मारने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित का छोटा भाई दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा था। उसी दौरान दोस्तों के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इसके चलते आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। गोली मारने के बाद आरोपी युवक घायल को सिविल अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। घटना के बारे में परिजनों को जानकारी दी गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। हालांकि कोई गिरफ्तारी अब तक पुलिस की तरफ से नहीं की गई। ऐसे बुला रहेगा कि मैं हमने फ़ोन करा 10 मिनट, कहते मम्मी आ रहा हूँ 10 मिनट, फिर इसने स्विच ऑफ ही कर दिया फ़ोन में। 4 बजे का टाइम था। हाँ, घर से फ़ोन आया है, घर से नहीं बुला के फ़ोन आया, फ़ोन से गया है। मैं कहा दीपू सो, कहते मेरे को नींद आ रही है, सोने लगा था, फिर उस टाइम फ़ोन आया है। तो हमने फ़ोन करा, मैं कहा दीपू आया नहीं, तो कहते मम्मी 10 मिनट थोड़ी देर पहले आया। 10 मिनट बाद देखकर स्विच ऑफ हो गया। थे थोड़ी बार देर हमने फ़ोन करते रहे। मैं क्या बता, अभी तक आया नहीं। हम नींद थोड़ी आती है, टेंशन ले लेके दिमाग ख़राब होया। इस टाइम पता गोली लगी है। उस टाइम लड़के का फ़ोन आया, मैं मानवी के पास, मेरी बहू के पास। उसने कहा फ़ोन करके कि आ जा मानवी, जल्दी कल ही आ जा, फटाफट बच्चे निके हैं उसके, फिर कल ही उसको छोड़ के बच्चों को ना आई हो, मम्मी को वहीं छोड़े हो, तो कल ही आ जा। अकेली वो ऊपर वाले को लेके ना वो फटाफट हॉस्पिटल पहुँचे। वो कहते बहुत दिनों बाद मिले हो भाई, 2-4 पैक लगा लेते हैं साथ में। तो हम उनके साथ टोल टैक्स पे चले गए दारू पीने। वहाँ से रास्ते में आते आते थोड़ी बहुत बात हुई होगी। मतलब ऐसे तो बहुत टाइम से हमें जानते हैं, भाईचारा है बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद क्या हुआ कि भाई उन्होंने हमें घर छोड़ दिया। दीपा आ गया, जो जिसको गोली लगी है, वो अपना भाई वो आ गया, वो हम दोनों को घर ले गया और वो दोनों अपने घर चले गए। हम जाके अंदर जाके सो गए। फ़ोन जो इसका था काके का, वो दीपे के पास था। और 1 घंटे के बाद उनका फ़ोन आया कि भाई बाहर मिलना है। पिस्टल फास्टल उन्होंने ले रखी थी। तो दीपे को बिठा के कहते चल कोई बात नहीं, उससे जो करेंगे, तू हमारे साथ चल। उसको लेके 6 सेक्टर ले गए और वहाँ जाके उसकी जो बात हुई, दीपा कहता भाई ना मैं खाण में ना मैं पीने में, तेरा मेरा कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। उन्होंने उसको गोली मार दी। मेरे भाई को फ़ोन करके बुलाया गया है और उसको सेक्टर 6 में ले जाके उसको गोली मार दी गई है। किस बात को लेकर कहाँ सुनी हुई थी आपके, जब आप लोग तो कहाँ सुनी आती है, किसी का रंजिश नहीं, कोई कुछ भी नहीं। कहाँ सुनी ना, बातों में ना हो जाती है वो ही। ये सर आप फिर हाँ, कहाँ सुनी होगी सर। और मेरा भाई ना पीता है ना कुछ करता है, और उसको भाई को मेरे घर से बुलाया गया, उसको सेक्टर 6 में ले जाएगा और उसको गोली मार दी गई। किसने मारी गोली को? अंकुश मल्होत्रा, रानी, उसके साथ 2 अन्य साथी। लेकिन वह गोली आपके मारने की मंशा से आए थे? वो मेरे को मारने आए थे। उन्होंने टारगेट मेरे को बना रखा था। मेरे भाई को फ़ोन करके बुलाया गया, कहता है 5 लाख रुपए मंगा ले या काके को बुला ले। उन्होंने कहा मेरे भाई को ना मेरे पास 5 लाख रुपये है। पहले यहाँ कनपट्टी पे बंदूक रखी गई और उसके बाद उन्होंने सीधा छाती पे फायर कर दिया। बीडी वाली क्या बात है? बीडी का कोई मैटर नहीं। गोली मारने के बाद वो भाई मेरा कहता है बीडी का है, जसगोला है, कि वो कहता है गोली मारने के भाई बीडी तो पिया दो।
वहीं अम्बाला में युवक की पिटाई का मामला सामने आया, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बदमाशों ने युवक को पकड़ रखा है। हथियारों से युवक पर हमला किया जा रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, घटना की जानकारी ली। जानकारी के मुताबिक युवक पर हमला लेफ्टी गैंग की तरफ से किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। इसका नाम देव है और 19 साल का है ये आज घर से निकला है, मार्केट जाने के लिए गया है घर से, और पीछे लग के इसको मारा है बहुत, और हॉस्पिटल में भी आके धमकियां दे के गए हैं कि हम इसको मार देंगे जान से। इसकी दोनों टांगों पे, हाथों में, दोनों हाथों में, टांगों में, आँख पे भी लगी है। जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं हम इसको मार देंगे। हमने इनकी रिपोर्ट भी कराई थी, घर तक आ गए थे मारने के लिए। बहुत टाइम से ये जी लेफ्टी और इसके पीछे लग रहे हैं इसको मारने के लिए, ना कि इसकी कोई लड़ाई है इनके साथ। लड़ाई किसी और के साथ है, इसके साथ बेतुकी लड़ाई नोल लेके 2-3 बारी इसके पीछे लगे हैं। इसको बहुत मुश्किल बचाया भी है। एक बारी तो तलवारें लेके जी घर में भी आ गए थे। चौकी में हमने रिपोर्ट भी करी है इसकी जी कितनी बार चौकी वालों के साथ। चौकी में आके इसने ये बात बोली है कि जो मर्जी कर लो जी, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं तो मारूंगा जी। क्या जानकारी मिली है? क्या आज हमारे पास सूचना प्राप्त हुई थी, विकास मंडी रोड के पास जो है किसी का सिविल हॉस्पिटल आई थी सूचना, विकास मंडी रोड पर झगड़ा है। तो मैं यहाँ से आया कर मैंने यहाँ देखा बच्चे का हाल, तबीयत खराब है, काफ़ी खून है उसका, तो उसकी स्टेटमेंट लूँगा। स्टेटमेंट लेने के बाद कार्रवाई करूँ। कोई 7-8 लोग थे, जिनमें लेफ्टी मेन है और बाकी उसके दोस्त से